अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर 2 है MD-CAT बायोलॉजी का, उसमें जो टॉपिक जी है वो है डिफ़ाइन एंजाइम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कि एंजाइम की जो डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करें और उसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सप्लेन करें। तो अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम को हम कुछ इस तरह से कहते हैं कि एंजाइम जो है हमारी बॉडी में तमाम रिएक्शंस को, यानी कि तुम्हारी बॉडी में तमाम रिएक्शंस जो हैं वो एंजाइम की मदद से ही कैरी आउट होते हैं। और ये एंजाइम जो है ये रिएक्शंस को एक्सेलरेट भी करता है। यानी कि अगर हम ये तो मैंने उसका आपको एक फंक्शन बता दिया कि जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी में होने वाले तमाम जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको कैरी आउट करता है और उनको एक्सेलरेट भी करता है। ठीक है, इसके अलावा जो एंजाइम है ये है क्या? बेसिकली जो एंजाइम है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। और एंजाइम को हम कहते हैं कि इट इज़ बायोलॉजिकली एक्टिव, बायोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, ये बायोलॉजिकली जो है ये एक्टिव होता है नेचर में, एक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन या हम इसे बायोलॉजिकली एक्टिव भी कह देते हैं। तो एंजाइम जो है हमारी बॉडी में होने वाले तमाम जो रिएक्शंस हैं उनको एक्सेलरेट भी करता है और हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो एंजाइम की मदद से ही आगे जो है वो कैरी आउट होते हैं। ठीक है, क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत स्लो रेट पे होते हैं, तो वो फास्ट उस वक्त होते हैं जब एंजाइम जो है वो आकर वर्क करता है। और तमाम रिएक्शंस के अंदर जो एंजाइम का वर्क होता है वो एज ए कैटलिस्ट होता है, यानी कि एंजाइम जो है वो वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट उस चीज़ को बोलते हैं, उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि रिएक्शन में यूज़ होता है सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, जबकि उसका कैटलिस्ट का रिएक्शन में कोई भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एंजाइम के, एंजाइम का काम क्या है और एंजाइम है क्या। इसे बायोलॉजिकली एक्टिव भी कहा जाता है और ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है रिएक्शन के अंदर। ये चंद बातें एंजाइम के हवाले से जो है वो याद रखनी है। तो एंजाइम के अंदर जो मेन चीज़ है वो जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो प्रोटीन का जो यूनिट है वो हमारे पास आता है अमाइनो एसिड्स। तो ये भी पूछ लिया जाता है बेसिकली कि जो एंजाइम्स हैं वो किन सब्सटेंस के ऊपर जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स हैं तो उनमें जो बेसिक यूनिट है वो इम्पोर्टेंट क्या है, अमाइनो एसिड। तो ये भी आपने याद रखना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि एंजाइम है क्या, इसका काम क्या और ये रिएक्शन में यूज़ किस तौर पे होता है। तो ये कैटलिस्ट के तौर पर जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वो यही है कि एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, कि ये जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि रिएक्शंस को कैरी आउट करवाते हैं। ठीक है, और रिएक्शंस को एक्सेलरेट भी करते हैं और ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। अब होता यह है कि एंजाइम जो है वो जब रिएक्शन में यूज़ होता है तो एंजाइम का काम ये होता है कि इसने सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर प्रोडक्ट बनानी होती है, और प्रोडक्ट जब बन जाती है तो एंजाइम वैसे ही रिएक्शन से जो है वो निकल जाता है, उसका रिएक्शन में कोई भी यूज़ नहीं होता। लाइक अगर आप जनरल इक्वेशन देखें तो एंजाइम जब मिलता है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, इससे आगे जो रिएक्शन होगा उसमें होगा क्या कि प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, और एंजाइम जो है वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। अब एंजाइम का सिर्फ काम क्या था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाकर प्रोडक्ट बना देनी है और एंजाइम ने रिएक्शन में विदाउट यूज़ बाहर निकल जाना है रिएक्शन से, उसका रिएक्शन में कोई भी यूज़ नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये स्पीड अप भी करता है, एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं
और एक और ख़ास बात ये है कि जो एंजाइम होता है ये स्पेसिफ़िक होता है अपने ख़ास सबस्ट्रेट के लिए, यानी कि ख़ास किस्म का सबस्ट्रेट ही उसके सरफेस पे आकर जो है वो अटैच होता है, ठीक है। और फिर ES कॉम्प्लेक्स बनती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर आगे फर्दर प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। और एंजाइम जो है वो फर्दर रिएक्शन से जो है वो बाहर निकल जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक एंजाइम है जो कि है पेप्सिन, ठीक है। अब ये पेप्सिन जो है इसका काम होता है कि इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। तो जब इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो इसका मतलब है कि इसका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम प्लस पेप्सिन प्लस प्रोटीन, इसका जो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे आगे जो प्रोडक्ट्स बनेंगी, अगर हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन, अगर प्रोटीन की डाइजेशन होगी तो ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी या पॉलीपेप्टाइड चेन्स या फर्दर जो है वो इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगी अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। क्योंकि अमाइनो एसिड से आगे मिलकर ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं और फिर फर्दर आगे जो है वो एक प्रोटीन बनती है। तो पेप्सिन जो है वो वैसे ही रिएक्शन से जो है क्या होगा कि बाहर निकल जाएगा, इसमें सिर्फ कुछ कोई यूज़ नहीं होगा। अब पेप्सिन ने सिर्फ क्या काम करवाया कि प्रोटीन की डाइजेशन करवा दी और फिर वैसे ही रिएक्शन से बाहर निकल गया, इसका उसमें रिएक्शन में कोई भी यूज़ नहीं है। सिर्फ ये क्या कर रहा है, कैटलिस्ट के तौर पर वर्क कर रहा है कि रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। इसके अलावा जो एंजाइम है वो रिएक्शंस की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको भी स्लो डाउन करते हैं, जिसकी मदद से जो रिएक्शन है वो कम वक्त में और ज़्यादा तौर पर जो है वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर किस्म के एंजाइम जो है वो अपनी टेम्परेचर, अपने जो ऑप्टिमम pH है, ठीक है, हर किस्म की जो उनकी अफेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत, यानी कि हम ये देख लें कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर अपनी pH के लिहाज से, तो टेम्परेचर और pH ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अगर टेम्परेचर और pH ये ज़रा से भी चेंज हो जाए तो एंजाइम जो है वो अपना स्ट्रक्चर, अपनी शेप जो है उसको मेंटेन नहीं रख पाते, अपनी शेप, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाते हैं एंजाइम। तो एंजाइम जो है वो अपने टेम्परेचर और pH वगैरह के लिहाज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर माइनर सी भी चेंज आ जाए तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो लॉस हो जाता है, फर्दर आगे वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब अगर हमारी बॉडी से जो एंजाइम है वो ख़त्म हो जाए अगर, तो फिर होता यह है कि हमारी बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। जब बॉडी के रिएक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं तो समटाइम इस तरह भी होता है कि जो पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, ठीक है, और उसके फंक्शन के लिहाज से। अब जैसे यहाँ पे एक यही लिखा हुआ है पेप्सिन। अब अगर हम पेप्सिन की बात कर लें तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं होते। एक्टिव फॉर्म में वो रिलीज़ क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एंजाइम कुछ इस तरह के होते हैं कि जो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर तो वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हों। तो इस वजह से वो इन एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं ताकि हमारी बॉडी को उनसे नुकसान ना पहुंचे, और वो उस जगह पे जाकर एक्टिव होते हैं जहाँ पे उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जैसे पेप्सिन की बात कर लेते हैं, अब जैसे हम बात कर लेते हैं पेप्सिन की, ठीक है। अब पेप्सिन जो है ये एक एक्टिवेटेड एंजाइम है, इट इज़ एन एक्टिवेटेड एंजाइम, ठीक है। अब ये जो पेप्सिन है ये एक्टिवेटेड एंजाइम है और हाईली एसिडिक मीडियम में ये वर्क करता है, ठीक है, जिसकी pH है राउंड अबाउट 2, ठीक है, 2 pH है इसकी। और अगर हम pH टेबल देखें तो 0 to 14, ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे 1, हम इसे 7 से ले लेंगे, 1 to 7, ठीक है, और 7 to 14। तो ये हमारे पास जो है वो एक pH रेंज होती है, ठीक है, जहाँ पे अगर हम 7 को देखें तो 7 जो है वो हमारे पास न्यूट्रल है, और न्यूट्रल सिर्फ हमारे पास यहाँ पे वाटर की pH है, ठीक है। तो अगर हम 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं तो वो मीडियम जो है वो बेसिक होता जाएगा, मीडियम बेसिक होता जाएगा। अगर हम 7 से इस साइड पे आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, तो मीडियम जो है वो
एसिडिक होता जाएगा, ठीक है। तो अब हमने कहा कि जो पेप्सिन है इसकी pH 2 है, यानी कि ये जो है ये वर्क कर रहा है इस रेंज के ऊपर 1 और 2। तो ये जो पॉइंट है अगर आप ये देखें तो 7 से जितना इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं उतना ही मीडियम हाईली एसिडिक होता जा रहा है। तो pH 2 का मतलब है कि पेप्सिन जो है इस बहुत हाई जो यानी कि एसिडिक मीडियम में ये वर्क करता है। तो इस वजह से पेप्सिन जो है ये एक्टिवेटेड एंजाइम तो है पर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। जबकि ये एक इनएक्टिव फॉर्म होती है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो है ये एक इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। पेप्सिनोजिन की फॉर्म में जो है ये रिलीज़ होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये पेप्सिनोजिन आता है हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक में, तो स्टमक में HCl भी रिलीज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये जाकर मिलता है इस पेप्सिनोजिन के साथ, ठीक है। जब पेप्सिनोजिन और HCl ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इन दोनों के मिलने से जो एक्टिवेटेड एंजाइम बनता है उसे हम बोलते हैं पेप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन जो है वो फिर फर्दर हमारे स्टमक में वर्क करता है, जो कि जिसका काम जो होता है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो ये वजह है कि जो पेप्सिनोजिन है वो इनएक्टिव फॉर्म है और पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है। और पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं, बॉडी के टिश्यूज़ हैं, वो डैमेज ना हों। और इसका जो वर्क है वो हाईली एसिडिक मीडियम में है जो कि 2 है और ये स्टमक के अंदर वर्क करता है बस, ठीक है, जहाँ पे इसका काम क्या है प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना। और भी बहुत से एंजाइम्स हैं जैसे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, वो भी इनएक्टिव फॉर्म होती है उसकी ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है, उससे आगे वो ट्रिप्सिन बनता है। तो कुछ यही बात है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो अपने इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं और फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होने के बाद जो है वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, ताकि वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है उसको परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारे पास जो है इसकी एंजाइम्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ भी देता हूँ। ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म्स हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए को फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर जो है ये एक ब्रिज के तौर पर वर्क करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान, ठीक है, यानी कि ब्रिज के तौर पर वर्क करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो ये कुछ उसकी जो है एंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, और ये एक टॉपिक है एंजाइम की डेफिनेशन का और उसकी करैक्टरिस्टिक्स का। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने आपको बता दी है, इसकी पीएच आपने याद रखनी है, ठीक है, और ये बेसिक टर्म्स जो हैं भी आपने याद रखनी है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा जो है यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।